हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम नोटसेट 5 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो किस पैटर्न के आए थे और उन क्वेश्चंस के ऊपर पीछे जो बनाने के जो पीछे जो माइंडसेट होता है एग्जामिनर का वो क्या था उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पेपर सॉल्यूशन तो होगा लेकिन इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि पेपर की जो क्रैकिंग स्ट्रेटेजी होती है वो हमें क्या अपनानी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन है वो जल्द से जल्द हो पाए, है ना। अब जिस पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था अपने प्रीलिम्स के अंदर उसमें था कि विच डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड इन टाइफॉइड डिजीज अप टू 5 डे, कि मतलब 5 दिनों तक अगर हमें टाइफॉइड डिजीज को निदान करना है, उसका पता लगाना है, तो हम कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करेंगे। इसमें काफी बच्चों के साथ जो दुविधा उत्पन्न हुई थी कि उन्होंने विडाल टेस्ट पढ़ रखा था, तो उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जैसे ही उन्होंने टाइफॉइड का नाम सुना, टाइफॉइड डिजीज, तो उनके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करी कि विडाल टेस्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो उन्होंने विडाल टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, जो उनका आंसर गलत हो गया। क्योंकि विडाल टेस्ट करते हैं, सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि विडाल टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन विडाल टेस्ट हम सेकेंड वीक के अंदर करते हैं। इसमें एग्जामिनर ने आपकी इसी बैकड्रॉप को ध्यान में रखा और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जब भी क्वेश्चन अटेंड करें तो आप उसके अंदर कॉन्शियसनेस पूरी रखें, है ना। आप अनकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस को अटेंड करके अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते, है ना। तो सिलेक्शन के लिए आपको अटेंटिवली एग्जाम देना है ताकि आप अपने सिलेक्शन के नजदीक जा पाए, है ना। आपको अगर अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें पूछा गया था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कौन सा यूज करेंगे टाइफॉइड डिजीज के ऊपर, 5th डे के ऊपर। काफी बच्चों ने ये आंसर जल्दी कर दिया इसलिए उनका गलत हो गया। इसकी एक कॉमन सी ट्रिक है जो सभी ने पढ़ी होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये पढ़ाई जाती है। अगर नहीं भी पढ़ी है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर हम आपको बता देते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक हम इसको याद करने के लिए यूज रखते हैं तो वो है बासु। बासु से अगर हम बात करें तो ये जो बी आ रहा है ये हो गया ब्लड कल्चर, जो हमें फर्स्ट वीक के अंदर बताएगा कि पेशेंट के अंदर टाइफॉइड डिजीज है या नहीं। और जो ए है इसका अर्थ हो गया एंटीजन एंटीबॉडी वाला, तो ये हमें सेकेंड वीक के अंदर इंफॉर्मेशन देगा कि अपने टाइफॉइड डिजीज है या नहीं। विडाल टेस्ट भी हम सेकेंड वीक में ही करते हैं ना। तो विडाल टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये सेकेंड वीक के अंदर किया जाने वाला टेस्ट है। अस से हो गया स्टूल, जिससे हमें थर्ड वीक के अंदर पता चलता है। और यू से हो गया यूरिन। यूरिन के द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये फोर्थ वीक के अंदर हम पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर टाइफॉइड डिजीज है या नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस उन्होंने आपके जो अटेंटिवनेस है उसको चेक करा था। अगर आप अटेंटिव होकर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो जरूर सही होता है ना। अगर जिनका सही हुआ है तो उनका अटेंशन अच्छा था, इसीलिए उनका ये आंसर जो है वो सही हो गया, है ना। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करिए उसके अंदर कॉन्शियसनेस रखें अपनी, है ना। एम दिल्ली ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं पूछता है, वो बस अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जिस अटेंटिवनेस से आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं वही चेक करता है कि आप उस वक्त कितने अवेयर हैं उस सिचुएशन को या उस क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर। बस वही चीज आपकी जो मेन चेक की जाती है नोट सेट के अंदर, है ना। तो 5th डे के अंदर पूछा था, तो 5th डे क्योंकि अपने फर्स्ट वीक में आ रहा है तो फर्स्ट वीक में हम ब्लड से करते हैं, तो ये ब्लड कल्चर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच क्लिनिकल इंडिकेटर, आप कीवर्ड्स का ध्यान रखते रहे, है ना, कीवर्ड्स को मार्क करते चले ताकि आपको दिक्कत ना हो। विच क्लिनिकल इंडिकेटर असेस्ड ड्यूरिंग हिपेरिन थेरेपी। अच्छा, हिपेरिन थेरेपी के अंदर हम कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर को असेस करेंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन था। अगर हम देखें, जिसने अपने पीटी बीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम सीटी इनके बारे में जानकारी रखी उसके लिए ये कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा इंडिकेटर हम असेस करेंगे जब पेशेंट हिपेरिन थेरेपी के ऊपर चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो गया पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। क्यों हो गया, क्योंकि अब जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे को दिखाता है, और हिपेरिन जो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को ही ब्लॉक करता है। इसीलिए हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं हिपेरिन की ये जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करने के लिए।
अगर हम पीटी की बात करें तो ये होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है कि जो ब्लड का अपने क्लोट बनने में, अगर हमने कोई सैंपल लिया है, उस सैंपल का ब्लड क्लोट होने में जो टाइम लगता है उसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 11 से 13 अपने होता है 11 से 13 सेकेंड के आसपास होती है। तो इतने के अंदर वो क्लोट बन जाता है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। और ये जो होता है वो एक्सटेंसिव जो पाथवे होता है उसके, एक्सटेंसिव पाथवे जो होता है कोएगुलेशन का, उसकी जो इफेक्टिवनेस होता है उसको दिखाता है। तो ये हम वारफरिन की थेरेपी के अंदर हम, अगर ये हिपेरिन की जगह पूछ लेता कि वारफरिन थेरेपी को हम किस क्लिनिकल इंडिकेटर से असेस करेंगे, तो उसमें पीटी आ जाता है ना। पीटी आईएनआर जो होता है वो हम वारफरिन के लिए करते हैं, और जो पीटीटी होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, वो हिपेरिन की थेरेपी को असेस करने के लिए किया जाता है ना। जिसके अंदर इंट्रिंसिक पाथवे देखा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि इंट्रिंसिक पाथवे को कौन ब्लॉक करता है, तो वो हिपेरिन करता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे को कौन ब्लॉक करता है, तो वो वारफरिन करता है। ब्लीडिंग टाइम इज द ओनली टाइम दैट वी कैन असेस फॉर द प्लेटलेट फंक्शनिंग। आपकी जो प्लेटलेट है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए ब्लीडिंग टाइम को चेक किया जाता है। और क्लोटिंग टाइम जो होता है वो क्लोट जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए होता है ना। अब अगर हम नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जो पेशेंट है वो रिसीव कर रहा है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी के ऊपर है, क्योंकि उसको डिप्रेसिव एपिसोड आ रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। जो उसके साथ उसके डेवलप हो चुका है कॉम्प्लिकेशन, जब वो खाना खाता है जिसके अंदर टायरामीन युक्त होता है, टायरामीन कंटेनिंग फूड अगर वो पेशेंट लेगा जिसको माओ थेरेपी चल रही है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर चला जाएगा। मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है ये, जो क्या होता है टायरामीन में भी एमाइन है और ये एमाइन को इनहिबिट कर रहा है, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज। तो इससे क्या होगा, डोपामिन वगैरह होता है, इनका लेवल बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, पेशेंट का नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल बढ़ जाता है। इनके लेवल बढ़ने से उस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो जाता है। उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उसके स्ट्रोक आने के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो अपने को इसको मेंटेन जो मैनेज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछी जा सकती है, तो वो होती है फेंटोलामाइन, है ना। जो ड्रग ऑफ चॉइस है फेंटोलामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो टायरामिन कंटेनिंग फूड खाने के कारण हुआ है, जो पेशेंट मायोथेरेपी पे चल रहा है। माओ जो होती है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये एक तरह की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है माओ। इसके अलावा भी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आइसोकार्बाजाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके आइसोकार्बोक्सिजाइड होगा, है ना, एक आइसोकार्बोक्सिजाइड शायद। हाँ। और इसके अलावा हम बात करें और भी अपने को जो एंटी डिप्रेसेंट देखने को मिलती है, वो होती है एक तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई, जिसके अंदर फ्लोक्सेटिन, सर्टेरालिन और एसिटोलोप्रान, ये जो एसएसआरआई की अपने एग्जांपल्स हो गए, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है। और एक और एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाई होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसके अंदर एमिटेप्टिलिन, इमिप्रामिन, ये देखने को मिलती है ना। ये अपने एंटी डिप्रेसेंट के बारे में भी हमने साथ साथ पढ़ लिया कि और माउस के अलावा भी और कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट देखने को मिलती है। तो जो माउस है ये टायरामिन में भी एमाइन आ रहा है, डोपामिन वगैरह, इनकी क्या होता है कि एक्शंस को बढ़ा देता है ये, जिसके कारण इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिल जाता है। अगर वो जो माओ थेरेपी पे पेशेंट चल रहा है वो टायरामिन युक्त अगर खाना खा ले, तो टायरामिन किस में होगा, तो अगर ये भी पूछा जा सकता है तो एग्जाम्पल चीज जो होता है
उसके अंदर टायरामिन देखने को मिलता है हमें। तो अगर वो चीज कंटेनिंग फूड खाएगा तो उसको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसे हम टायरामिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, तो इसमें पूछा गया है कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का कार्डिनल साइन क्या होगा? अगर आपको पता होगा डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, इसका जो आंसर है वो आप आराम से कर पाएंगे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस, पहली बात तो डायबिटीज मेलाइटस भी होता है जो, और एक ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, और एक के अंदर जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, उसकी कमी हो जाती है ना। तो इंसुलिन की कमी होती है तो हम ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं कर पाते। तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है हमें? उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटस नाम की कंडीशन देखने को मिलती है ना। और एक ही होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इसके अंदर क्या हो रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक टेबलेट जो होती है अपन देते हैं लेसिक्स वगैरह, तो वो अपने यूरिन पास आउट को बढ़ाती है ना। अब अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो उस डायूरेसिस को कम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसकी कमी हो गई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम यूरिन को रिटेन नहीं कर पा रहे। अब जब हम यूरिन को रिटेन नहीं कर पा रहे तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो किडनी होगा वो यूरिन पास करेगा। जब यूरिन पास करेगा तो हम उस कंडीशन को हम पोलीयूरिया कहेंगे, है ना। पेशेंट को अर्ज होगी बार बार यूरिनेट करने की, और उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन आएगा, उसके हम पोलीयूरिया कहेंगे, है ना। और इसके साथ जब वो ज्यादा यूरिन पास कर रहा है तो थर्स्ट सेंटर जो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, अपने जो एडीएच हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, और जो थर्ड सेंटर होता है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि हमें ज्यादा प्यास भी लगेगी, है ना। तो इसमें आपको ज्यादा प्यास भी देखने को मिलेगी, पेशेंट को एक्सेसिव थर्स्ट देखने को मिलेगी, और दूसरा उसको यूरिन भी ज्यादा पास होगा, है ना। पॉलीडिप्सिया जिसे अपन कहते हैं, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है इसमें, है ना। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को ज्यादा प्यास लगती है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आयरन इज द बेस्ट एब्जॉर्ब्ड विथ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो आयरन होता है इसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा या किसके साथ देखने को मिलेगा? तो जो आयरन होता है वो हम विटामिन सी के साथ देते हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज है। जो विटामिन सी होता है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो वाइ इसके अपने जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जो विटामिन सी होता है वो, है ना। तो इसके लिए विटामिन सी रिच जो फूड आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो आइटम दिख रहा है उसके साथ हम देंगे। तो इसमें लेमन है, जो विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में जिसके अंदर उपलब्ध है, तो हम इसको लेमन के साथ देंगे। और जो आयरन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन पूछ लिया जाए कि कब होता है, तो वो एम्प्टी स्टोमक होता है ना। लेकिन क्योंकि जब हम इसे एम्प्टी स्टोमक देते हैं तो ये जीआई डिस्टरबेंस करता है, तो हम इसे ड्यूरिंग फूड देते हैं, ड्यूरिंग मील, है ना। बेस्ट चॉइस है, आफ्टर मील थर्ड बेस्ट चॉइस है ना। इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा आफ्टर मील अगर हम देंगे तो, लेकिन फिर भी क्या करें। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसके साथ आपको डेंटल हाइजीन का भी कहना है पेशेंट को, क्योंकि ये जो दांतों के ऊपर इसके डिपॉजिट दिखने लग जाते हैं, तो ब्लैक कलर के हल्के हल्के दांत होने लग जाते हैं। इसीलिए हम इसलिए जिस पेशेंट को आयरन थेरेपी चल रही होती है, जो सिरप ले रहा होता है आयरन की, तो उसको हम कहते हैं कि आप डेंटल हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखें, है ना। ऑल द सिम्टम्स आर सीन इन द पेशेंट विद शोक एक्सेप्ट, जो अगले क्वेश्चन है उसमें आपको कीवर्ड्स देखने की कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो हमें पेशेंट है जो शोक का उसके अंदर देखने को मिलेंगे छोड़कर, एक्सेप्ट। आप इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का, और एक्सपेक्ट का, है ना। ये तीन शब्द हैं जो काफी क्वेश्चन हमारे गलत करवा देता है। एक्सेप्ट मतलब कि इसे छोड़कर, एक्सेप्ट जो हम स्वीकार्य है वो, और एक्सपेक्ट कि हम अब हम जो वहाँ पे मौजूदा नर्सिंग ऑफिसर उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो इस पेशेंट के अंदर क्या इंटरवेंशन करें, है ना। और एक्सेप्ट जैसे आ गया कि अब हम क्या उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर, या एक्सेप्ट हम ये स्वीकार करते हैं कि ये डॉक्टर अब इसके अंदर ये ट्रीटमेंट करने वाला है ये। और एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, कि बाकी सब तो होगा लेकिन क्या नहीं देखने को मिलेगा। तो शोक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर सिंगल लाइन में अगर हम शोक की डेफिनेशन दें, तो इनएडिक्वेट
टिश्यू परफ्यूजन, है ना, कि भाई जो टिश्यू है उसके पास एडिक्वेट परफ्यूजन नहीं जा रहा, उसके पास एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसके पास एडिक्वेट अमाउंट में खाना नहीं पहुंच पा रहा, जो ग्लूकोज है वो नहीं पहुंच पा रहा, तो इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं ना। अब शोक की कंडीशन में हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि पेशेंट जो है उसके जो टिश्यूज हैं उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, टिश्यू के पास प्रॉपर ऑक्सीजन न होना ही हाइपोक्सिया कहलाता है। तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, यही तो डेफिनेशन हमने बताई, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को हम शोक कहते हैं। हाइपोटेंशन, हाँ हाइपोटेंशन इसीलिए तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। ट्रेमर्स हमें उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेमर्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो देखने को मिलेगा हमें, कि इस पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सातवां जो क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर इन ए प्राइवेट रूम, कि भाई एक बच्चा है उसे हमें आइसोलेट कर देना चाहिए एक प्राइवेट रूम के अंदर, विथ विच वन इंडिकेशन, अच्छा कौन से एक ऐसे इंडिकेशन के कारण हम इस बच्चे को अलग रखेंगे, सभी जो साथ के बच्चे हैं उनसे अलग हम उसे प्राइवेट वार्ड में रखेंगे। अगर उसका जो प्लेटलेट है वो 3,50,000 होगा तो नहीं, ये एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी अगर उसका 4 मिलियन के आसपास है तो नहीं। हीमोग्लोबिन भी 9 ग्राम पर डीएल है तो नहीं। डब्ल्यूबीसी जिसका 20,000 है उसको हम अलग रखेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इतना ज्यादा है, इसका अर्थ है कि वो उसको इन्फेक्शन है ना। अगर इन्फेक्शन उस पेशेंट को है तो वो अपने जो साथ के पेशेंट्स हैं आसपास में जो उसके हैं बोर्ड के अंदर, उनको भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है, तो इस बच्चे को हम अलग रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, तो इसमें पूछा गया है कूपर सेल्स जो होती है लिवर में वो किससे रिलेटेड होती है। कूपर सेल इन द लिवर इज रिलेटेड विथ, जो कूपर सेल्स होती है वो फेगोसाइटिक फंक्शन करती है, तो इसका जो रिलेशन हो गया वो फेगोसाइटोसिस से हो गया, क्योंकि कूपर सेल्स होती है माइक्रोसाइट्स, है ना, मैक्रोफेजेस, सॉरी, मैक्रोफेजेस होती है। मैक्रोफेजेस जब कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में चली जाती है तो उसको हम एक नाम देते थे, जैसे लिवर के अंदर चली गई तो कूपर, अगर लंग्स के अंदर चली गई तो हम उसे डस्ट सेल के नाम से जानते हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डस्ट सेल है वो कहाँ की मैक्रोफेजेस है, या डस्ट सेल इन द लंग्स मेन फंक्शन इज फेगोसाइटोसिस, है ना। अब अगर हम बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, तो इसके अंदर पूछा गया है इंडिकेटर ऑफ एट्रोपिन इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अच्छा, एट्रोपिन का बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो ये पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्यूपिल्स होते हैं वो, कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पैरासिम्पेथेटिक होती है उसका जो हम दूसरा नाम अगर देखें तो रेस्ट एंड स्लीप की जो कंडीशन होती है, रेस्ट एंड स्लीप, उस कंडीशन को हम पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी कहते हैं। रेस्ट एंड स्लीप की अगर वो कंडीशन है, उसके अंदर पेशेंट आराम से रेस्ट कर रहा है तो उसके जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेटेड देखने को मिलते हैं, हार्ट रेट कम देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल देखने को मिलता रहता है, और वेंटिलेशन भी उसको ज्यादा जरूरत है नहीं, तो जो ब्रोंकस होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं और आराम से वेंटिलेशन उसको देखने को मिलता है पेशेंट को। अगर इसकी अपोजिट हम बात करें सिंपैथेटिक एक्टिविटी की, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट का रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिसमें प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें विजन ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। तो एट्रोपिन का जो इंडिकेटर, एट्रोपिन क्या करेगा इसके अंदर, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट भी यही होता है। बहुत बारी तो यही पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, तो उसका एट्रोपिन होता है ना। अब अगर हम बात करें एट्रोपिन का जो बेस्ट इंडिकेशन ये होगा कि जैसे ही हमने एट्रोपिन दिया तो उस पेशेंट के अंदर सुधार देखने को मिला या नहीं मिला, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला,
क्या मिला या नहीं मिला, ये चेक करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर देखेंगे, तो वो प्यूपिल होगा, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर हमें प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम एट्रोपिन देंगे, अगर वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को रिवर्ट करेगा तो हमें प्यूपिल्स उसके डायलेट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिप जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, उसे भी आप सब जरूर देखें कि हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, ओपियोइड्स पॉइजनिंग में प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेटेड है, अपने कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हम ये जो सेशन कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही अपना टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको समझा पाए कि आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करना है, ताकि आप नोट सेट में सफल हो पाए, है ना। ना कि हमें ये बताना है कि क्या सही या क्या गलत है। सही गलत तो सारी कोचिंग ही बता रही है, आपको ज्यादा फोकस करना है कि आपको किस ब्रेन सेट के साथ, किस माइंड सेट के साथ एग्जाम में बैठना है, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए उस एग्जामिनेशन में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक होल हैंड जो है पेशेंट का वो बर्न हो गया है, एक होल हैंड है, एक हाथ उसका पूरा जला है, तो क्या देखने को मिलेगा। जो दोनों हैंड होते हैं, होल हैंड मतलब बोथ हैंड उसके अगर जले हैं, बर्न हुए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसके अंदर जो हमारे पास प्राप्त हुए जो क्वेश्चंस, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे रहे हैं। जो अगर आपको लगे कि ये नहीं था, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो बोथ हैंड्स का अगर हम देखें तो ये रूल ऑफ 9 के हिसाब से पूछा गया था कि बॉडी सरफेस एरिया कितने प्रतिशत, रूल ऑफ 9 का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कितने प्रतिशत बॉडी सरफेस एरिया इसका बर्न हुआ है। तो अगर हम बात करें रूल ऑफ 9 के अंदर, तो ये जो हेड है इसके 9% हो गए, ये 9%, ये 9%, इसका जो फ्रंट है वो 18, और बैक है वो भी 18, है ना, और इसके भी 18, इसका भी 18, और जेनाइटल है उसका 1% हमने दिया है ना। तो इस तरह ये रूल ऑफ 9 का सेग्रीगेशन देखने को मिलता है हमें पेशेंट के अंदर। अब इसमें आपको बोथ हैंड्स का पूछा है, होल हैंड्स मतलब दोनों हाथ जो उसके जल चुके हैं, तो 9 + 9 18% उसके अंदर बर्न देखने को मिलेगा हमें, है ना। ये काफी इजी क्वेश्चन था, रूल ऑफ 9 का था। आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण हैं उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारा मोटिवेशन है। आप जितना ज़्यादा, हमारा चैनल भी नया है तो हमें आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपका ही ये चैनल है, जैसा कंटेंट आप चाहेंगे वैसा डिलीवर किया जाएगा। आप जो क्वेश्चंस चाहें, जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, ये ज़रूर बताएं। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाएँ। बाकी हमारा इंस्टा हैंडल जो है वो भी दे रखा है, तो आप हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, है ना। धन्यवाद।